लेकिन सबसे पहले आपको आज की तारीख बताते हैं। आज तारीख है 31, महीना है जुलाई और साल है 2025। ये वो तारीख है जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। जब जब इस देश में हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर की बात होगी, तब तब इस देश में इस तारीख को याद किया जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आज ही के दिन एनआईए की विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। ये वही मामला था, ये वही हमला था जिसके बाद देश में भगवा आतंकवाद यानी सैफरन टेरर की थ्योरी गढ़ दी गई थी। देश में यह धारणा बनाने की कोशिश हुई कि एक हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है। अगर 26/11 के मुंबई हमले में कसाब जिंदा ना पकड़ा गया होता तो शायद पूरी दुनिया इस भगवा आतंकवाद पर यकीन भी कर लेती। लेकिन कहते हैं ना, झूठ चाहे जितनी तेज दौड़ ले, सच उसे पकड़ ही लेता है। तो इस झूठ को भी आज सच ने पकड़ ही लिया। आज एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव बम धमाके मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। यह बम धमाका 17 साल पहले 29 सितंबर 2008 को नासिक जिले के मालेगांव में हुआ था। दावा था कि हमलावरों ने एक मोटरसाइकिल में पहले आरडीएक्स फिट किया, बाद में इसे मालेगांव के एक ऐसे चौक पर खड़ा कर दिया जहां रमजान के दौरान भारी भीड़ जमा थी। जब विस्फोट हुआ तो इसमें 6 लोग मारे गए, 100 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मारे गए सभी लोग मुसलमान थे, इसीलिए उस वक्त देश में हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई। ये आरोप लगाए गए कि कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं ने रमजान के महीने में मुसलमानों को निशाना बनाया और वो देश में बढ़ते इस्लामिक आतंकवाद का बदला लेना चाहते थे। उस वक्त इस बम धमाके ने भारत की पूरी राजनीति को भी हिलाकर रख दिया था और कांग्रेस के कुछ नेता पूरे यकीन के साथ कह रहे थे कि इस हमले के पीछे भगवा आतंकवाद ही है। हमले के वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। मुख्यमंत्री कांग्रेस के विलासराव देशमुख थे, जबकि देश में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इस हमले के तुरंत बाद इसकी जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंप दी गई और एटीएस की जांच इसी बात पर केंद्रित थी कि यह हमला हिंदू आतंकियों ने ही किया है। 20 अक्टूबर से 20 नवंबर 2008 के बीच कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें साध्वी प्रज्ञा को मुख्य आरोपी बनाया गया। उन पर यह आरोप लगा कि जिस मोटरसाइकिल से बम धमाका हुआ वो उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड थी और वो इस धमाके की मास्टरमाइंड है। सबसे ज्यादा हंगामा तब हुआ जब एटीएस ने एक आर्मी ऑफिसर को गिरफ्तार किया जिनका नाम था कर्नल प्रसाद पुरोहित। वो मालेगांव के पास नासिक की देवलाली छावनी में तैनात थे और उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने हमला करने के लिए पैसा इकट्ठा किया था और वो कई बैठकों में भी शामिल हुए। ये बात इतनी गंभीर थी कि इसने देश में एक भूचाल ला दिया। एटीएस की जांच पर सवाल उठा कि वो कैसे ऐसा कह सकती है कि सेना के एक कर्नल ने रमजान के दौरान एक मुस्लिम इलाके में बम धमाका कराया। ये सारी गिरफ्तारियां 20 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच हुई थी और ये तारीख आपको याद रखनी है। इसीलिए याद रखनी है क्योंकि इसी के सिर्फ एक हफ्ते बाद 26/11 का मुंबई हमला हुआ था और इस हमले को भी भगवा आतंकवाद से जोड़ने की पूरी तैयारी थी। अब जो हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसको देखकर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप अजमल कसाब की ये तस्वीर देखेंगे तो इसमें उसकी कलाई पर एक कलावा बंधा हुआ था और राकेश मारिया ने अपनी एक किताब में बताया है कि लश्कर तैयबा इस हमले को एक हिंदू आतंकी हमला साबित करना चाहता था और कसाब का नाम शुरुआत में समीर दिनेश चौधरी माना गया था। राकेश मारिया उस वक्त मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर थे, जिनकी तस्वीर मेरे हाथ में है। यह दरअसल उनकी किताब है। राकेश मारिया उस वक्त मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर थे और उन्होंने ही कसाब से पहली बार पूछताछ की थी। यह उनकी किताब है राकेश मारिया की, जिसमें नाम उन्होंने कहा था लेट मी से इट नाउ, अब मुझे बोलने दो। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो शायद मुंबई हमले को भगवा आतंकवाद से जोड़ने की तैयारी थी। तो मैंने वो पेज भी आपके लिए मार्क कर लिया है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। राकेश मारिया ने अपनी किताब में जो बात लिखी है वो उस वक्त महाराष्ट्र और देश के सभी नेता जानते थे। इसमें चर्चा है कि देयर वुड हैव बीन
Screaming headlines in newspapers claiming how Hindu terrorists had attacked. मतलब इस बात की खुलकर चर्चा होती भारतीय अखबारों में, मीडिया में कि कैसे हिंदू आतंकियों ने 26/11 को अंजाम दिया क्योंकि हाथ में उसके बांधा गया था कलावा। ये अगले पन्ने में भी इसका जिक्र है। ये अगला पन्ना है जिसमें लिखा था बाल काटे गए। ये देखिए, ये पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसमें है ये वाली जो 2 लाइन है, कैसे बाल काटे गए, उनकी दाढ़ी हटा दी गई और इसके बाद से उनके लिए जूते भी ऐसे खरीदे गए, नए कपड़े खरीदे गए और जो कलावा हिंदू हाथ में बांधते हैं वो सब, और उनको सब कुछ एक फेक आइडेंटिटी दी गई। ये सब कुछ इसलिए किया गया कि उनको सारे मैनरिज्म्स भी बदलने थे, वो इसलिए ताकि ये हिंदू लगे। इसके बावजूद मालेगांव बम धमाके को लेकर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को लगातार सही साबित करने की कोशिश हुई। यहां जरूरी बात यह है कि इन हमलों के बीच सिर्फ 58 दिनों का यानी लगभग 2 महीने का अंतर था और उस वक्त की सरकारों को सोचना था कि जब मुंबई हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी हिंदू नाम और पहचान के साथ हमला कर सकते हैं तो क्या मालेगांव में भी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस बात पर किसी ने जोर नहीं दिया और उस वक्त भगवा आतंकवाद को साबित करने की एक हड़बड़ी थी। 2009 में पहली बार महाराष्ट्र एटीएस ने इस हमले को लेकर चार्जशीट दायर की और यह बताया कि साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और 7 आरोपियों ने मालेगांव के हमले को अंजाम दिया था और इस हमले के पीछे मंशा ये थी कि ये सभी आरोपी भारत के अलग अलग शहरों में हुए लश्कर और जैश के आतंकवादी हमलों का बदला लेना चाहते थे। हालांकि एटीएस की इस चार्जशीट को लेकर काफी विवाद हुआ। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों ने उन्हें झूठे केस में फंसाने तक का आरोप लगाया। उनका यह भी कहना था कि उनके बयान जोर जबरदस्ती करके लिए गए हैं, उन्हें बिना किसी ठोस सबूत के इस मामले में फंसाया जा रहा था। जब एटीएस की जांच को लेकर विवाद बढ़ा तो केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि एनआईए का गठन 26/11 के मुंबई हमले के बाद ही हुआ था और सरकार ने तय किया था कि मालेगांव और 26/11 का मुंबई हमला आसपास ही हुए हैं, इसलिए दोनों मामले की जांच एनआईए को सौंप दी जाए। एनआईए ने 2011 में इस मामले की जांच शुरू की और उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस मामले में जांच एजेंसियों ने अपना काम नहीं किया, उन्हें ये पता होना चाहिए कि 6 साल तक इस मामले की जांच यूपीए की सरकार में हुई थी और इस दौरान लंबे समय तक कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद कई आरोप साबित नहीं हुए। आज कोर्ट ने क्या कहा है कि मौकाए वारदात पर कोई भी एहतियात नहीं बरता गया, वहां कंटैमिनेशन हुआ प्रूफ का, यानी जो सबूत वहां पर थे उनके साथ छेड़छाड़ हुई, बैरिकेडिंग तक नहीं की गई। जो जहां धमाका होता है पुलिस कॉर्डन ऑफ कर देती है, कोई वहां चल नहीं सकता क्योंकि वहीं से सबूत मिलते हैं। अगर मोटरसाइकिल में वहां पर आया था आरडीएक्स जिसमें धमाका हुआ तो ये सारे सबूत तो वहीं से इकट्ठा करने थे, लेकिन उसका कॉर्डन ऑफ भी नहीं किया। ये सब कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है और ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये घटना 2008 में घटी थी तब पुलिस ने एहतियातन ये सारे कदम क्यों नहीं उठाए? क्यों घटना पर, मौका वारदात पर, सीन ऑफ एक्सप्लोजन यानी जहां धमाका हुआ था उस जगह को बिल्कुल अलग नहीं किया? 2016 में जब एनआईए की दूसरी चार्जशीट आई तब इसमें यह कहा गया कि साध्वी प्रज्ञा और बाकी आरोपियों पर जो इल्जाम लगाए गए हैं उनके पर्याप्त सबूत नहीं थे। यह इस केस का टर्निंग पॉइंट था जिसने भगवा आतंकवाद का मुद्दा उछालने वालों को बैकफुट पर धकेला। साध्वी प्रज्ञा को अदालत से जमानत मिली और 2019 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर भोपाल से लोकसभा का चुनाव जीता। जो नेता अदालत के इस फैसले को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इसे गलत बता रहे हैं, उन्हें यह बात भी पता होनी चाहिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनआईए की चार्जशीट को अंतिम ना मानते हुए इस पर ट्रायल कोर्ट में फैसला कराने की बात कही थी और आज जो फैसला आया है वो ट्रायल कोर्ट का ही है। हालांकि आपको अभी इस बात का भी इंतजार करना होगा कि क्या ये मामला ऊपरी अदालतों में सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और अगर जाता है तो वहां से क्या फैसला आता है। लेकिन आज भी कुछ नेता ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाकर देश के लोगों को गुमराह कर रहे। सच्चाई क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। एनआईए की विशेष अदालत में इस मुद्दे पर मई 2018 से अप्रैल 2025 तक सुनवाई चली, यानी 7 साल 2 महीने 24 दिन तक हर सबूत, हर आरोप पर लंबी बहस हुई। इस दौरान अदालत में कुल 1093 सुनवाई हुई, जिनमें अदालत ने 10,800 सबूतों की जांच की। आप सही सुन रहे हैं,
10,800 सबूत। आरोपियों के खिलाफ 323 गवाह अदालत के सामने पेश हुए। 40 गवाह अपने पुराने बयानों से मुकर गए। 26 गवाहों की उनके बयानों से पहले मृत्यु हो गई और इसके बाद सारे सबूतों को जांचा गया। आखिर में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि मालेगांव हमले में गिरफ्तार हुए किसी भी आरोपी के खिलाफ हमले का दोष साबित नहीं होता है। 7 साल की सुनवाई में ना ये आरोप साबित हुए कि रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित ने आरडीएक्स दिया था। जिस मोटरसाइकिल से धमाका हुआ था उसका चेसिस नंबर भी मिट गया, जिससे यह भी साबित नहीं हुआ कि यह मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। यह भी साबित नहीं हुआ कि धमाका मोटरसाइकिल में रखे बम से हुआ था या उसके आसपास रखे किसी और बम से। और इस बात के कभी ठोस सबूत नहीं मिले कि इस मोटरसाइकिल को किसने उस इलाके में खड़ा किया। घटना के बाद पत्थरबाजी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस से हथियार छीनने की घटनाओं की जांच भी अधूरी रह गई और पंचनामे में भी कई गड़बड़ियां थी। आप सोचिए, जो पहला स्पॉट पर पंचनामा होता है 2008 का, ये पंचनामा जब डबल इंजन की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, महाराष्ट्र में भी केंद्र में भी, तब स्पॉट पर जो पंचनामा किया जाता है उसमें भी गड़बड़ियां थी और घटनास्थल से जो भी प्रमाण जुटाए गए वो सब संदिग्ध थे, कंटामिनेटेड थे। साध्वी प्रज्ञा और बाकी आरोपियों की जो बैठकें हुई थी उनका हमले से कोई मकसद था या उसके भी पर्याप्त सबूत नहीं मिले, मोटिव नहीं मिला। वजह क्या थी? मकसद, मोटिव खोजा जाता है और जो बैठकों की सीडी थी वो भी टूटी और जो मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स जुटाए गए वो कानूनी रूप से सही नहीं थे। इसके अलावा उस वक्त के गृह सचिव ने बिना ठोस आधार के आरोपियों पर यूएपीए की धारा लगाई जो आतंकी गतिविधियों के लिए लगाई जाती है और आखिर में अदालत ने यह कहा कि कोर्ट सिर्फ शक के आधार पर फैसला नहीं सुना सकती और इसीलिए 7 आरोपियों को बरी किया जाता है। यह एक बहुत बड़ा फैसला है जिसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और इस मामले में बरी हुए आरोपियों की आंखों में आज आंसू है। आखिर हमेशा यह चर्चा होती है कि बेगुनाहों को जेल में कितने सालों तक रखा जा सकता है। अगर आज वो रिहा हुए हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं, तो उनके जेल में काटे गए 17 सालों का हिसाब कौन देगा? राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है। एक निर्दोष निकलने के बाद मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। हमारा टॉर्चर हुआ है, हमारे घुटना टूटा है, नाखून निकाले गए हैं। अभी जो पीड़ा है हम तो रो नहीं सकते, रोने की आदत नहीं है, आदत हमारी लड़ने की है। लेकिन अभी जो लड़ाई बाकी है, जो साजिश किया है इस केस में, जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब लड़ाई चालू रहेगी। हम लोगों को जितना टॉर्चर किया गया, जितनी हम लोगों को तकलीफें हुई, जो कुछ भी हुआ हमने कोर्ट के सामने रखा है। हमने कोर्ट के सामने अपना नार्को टेस्ट का रिपोर्ट भी रखा है जिसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है, वो साबित होता है। पहले से ही कह रहे थे कि हम लोग निर्दोष है, लेकिन 17 साल तो केस की फाइट करनी ही पड़ी हमें। तो आज का फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और हम खुश हैं इस फैसले से, क्योंकि हम पहले से ही निर्दोषी थे और निर्दोषी रहे। इस मुकदमे में 14 आरोपियों को पकड़ा गया था। सभी के सभी आरोपियों को झूठे नाम से और अलग जो जुरिडिक्शन नहीं था मुंबई एटीएस का, वहां से पकड़ के लेके आए थे। इलीगल डिटेंशन था और टॉर्चर भी किया था, विटनेस को किया था। ओरिजिनल एफआईआर गायब है। हम कहते थे कि कोई आई विटनेस इस केस के अंदर नहीं था। पूरा का पूरा जिम्मेदार तत्कालीन कांग्रेस का नेतृत्व शरद पवार, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, शिवराज पाटिल, शकील अहमद, अहमद पाटिल, अहमद पटेल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यह लोग हैं। और आज आपको 2 और तारीखों के बारे में बताते हैं जिनके बीच एक अजीब सा रिश्ता है। पहली तारीख है 19 सितंबर 2008 और दूसरी तारीख है 29 सितंबर 2008। कितने दिनों का अंतर? सिर्फ 10 दिन। इन दोनों तारीखों के बीच सिर्फ 10 दिनों का अंतर है। 19 सितंबर 2008 को दिल्ली का बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी मारे गए थे और इसके ठीक 10 दिन बाद 29 सितंबर को मालेगांव में बम धमाका हुआ था जिसमें 6 लोग मारे गए थे और इसके पीछे भगवा आतंकवाद को वजह माना गया था।
सोचने वाली बात यह है कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए, तब जैसा कि खुद सलमान खुर्शीद ने कहा था बाहर आकर मीडिया के सामने कि सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। लेकिन जब मालेगांव हमले के पीछे भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई और यह कहा गया कि हिंदू भी आतंकवादी हो सकते हैं, तो इस पर किसी की आंखों में आंसू नहीं आए। ना इन 6 लोगों के मरने पर किसी की आंखों में आंसू आए। उल्टा 25 अगस्त 2010 को तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि कुछ हमलों में भगवा आतंक का पता चला है। 20 जनवरी 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस अपने ट्रेनिंग कैंप्स में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त हिंदू आतंकवाद की इस झूठी थ्योरी पर कोई नहीं रोया। लेकिन सलमान खुर्शीद के मुताबिक फरवरी 2012 में उन्होंने बताया था कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी भावुक हो गई थी। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हमने वजीर आजम से भी बात करी, बहुत मामला आगे बढ़ा। यह भी इत्तेफाक है कि इस मामले में लोअर कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि हिंदू कभी भी आतंकी नहीं हो सकता। आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। काफी आक्रामक अंदाज में अमित शाह बीते दिन राज्यसभा में बोल रहे थे। जो लोग ये कह रहे हैं कि अदालत के फैसले से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने यह बयान लोकसभा में कैसे दिया और क्या उन्हें इस फैसले के बारे में पहले ही पता चल गया था, तो उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि बीजेपी के तमाम नेता ये बात सालों से कह रहे हैं और आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के ऐसे कई बयान मिल जाएंगे जिनमें उन्होंने 15 साल पहले ही भगवा आतंकवाद की थ्योरी को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये हमारे साथों में ग्राफ करता है और आज आप भगवा आतंकवाद की बात कर रहे हो। मैं भाइयों बहनों आपको पूछना चाहता हूं, आप मुझे जवाब दीजिए, क्या आप हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को सलाम करते हो? उस तिरंगे झंडे में भगवा रंग है? उस भगवा रंग को सलाम करने वाले आप आतंकवादी हो? ये दिल्ली की सल्तनत आपको आतंकवादी कहती है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेना के जवान जो देश के तिरंगे झंडे की रक्षा के लिए दुश्मनों की गोलियां खाते हैं, दुश्मनों की गोलियों को झेलते हैं, अपने बीबी बच्चों को छोड़ करके इस भारत मां के लिए शहीद हो जाते हैं, तिरंगे की आन बान शान के लिए। जिस तिरंगे में भगवा रंग है, क्या मेरे सेना के जवान आतंकवादी हैं? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान के हजारों साल पुराने हमारे मंदिर, क्या वो आतंकवाद कहते हैं? क्या हमारे मंदिर आतंकवाद कहते हैं? जहां पर भगवा झंडा फहरता है वो आतंकवाद की प्रेरणा देता है? अरे चूप करो मेरे कांग्रेस के मित्रों, ये वोट बैंक की लालच है। आप इतनी बड़ी महान संस्कृति को अपमानित कर रहे हो। अब बीजेपी भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ने के लिए कांग्रेस से माफी की मांग कर रही है, जबकि विपक्ष के कई नेता ये कह रहे हैं कि वो अदालत के फैसले से खुश नहीं है। अगर इस मामले में सभी आरोपी बरी हो गए तो फिर मालेगांव हमले में धमाका किसने किया था? 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या हमला अपने आप हो गया? सुनिए। ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया, RDX मिलिट्री ग्रेड,
और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था वो। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। साक्ष्य बटोरने का काम किसका है? साक्ष्य बटोरने का काम है राज्य सरकार का। और 2008 में जब ये धमाके हुए थे साक्ष्य बटोरने के लिए, उस वक्त कांग्रेस की वहां पर सरकार थी। बहरहाल आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि इस महीने 2 बड़े मामलों को लेकर हमारी अदालतों का फैसला आया। इसमें पहला फैसला 2006 में मुंबई लोकल ट्रेनों में हुए बम धमाकों से जुड़ा था, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया, सभी 9 आरोपियों को बरी किया। इस मामले में सभी आरोपी मुस्लिम थे, जिन्हें लेकर अदालत ने यह कहा कि इन पर बम धमाकों के जो दोष लगाए गए उसके पर्याप्त सबूत नहीं है, और इस फैसले को हमारे देश में खुलकर इसका स्वागत किया गया। लेकिन आज जब 2008 के मालेगांव मामले में निचली अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया और इस मामले में सभी आरोपी हिंदू हैं, तब इस पर अदालत के फैसले को लेकर ऐतराज हो रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह फैसला नाइंसाफी है। यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि इस देश में ऐसा कब तक होगा कि जो फैसला आपके एजेंडे को सूट करता है उसे आप सही मानेंगे और जो सूट नहीं करता उस पर सवाल खड़े कर देंगे। एक और बात, इन दोनों मामलों में आरोपियों के बरी होने की वजह यह है कि उनके खिलाफ जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पेश हुए वो नाकाफी निकले। आज सवाल यह भी उठता है कि अगर 15-20 सालों के बाद भी जांच में खामियां निकलती हैं तो क्या इसके लिए जांच एजेंसियां, पुलिस, सरकारों की जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? उन परिवारों का क्या? उन परिवारों के बारे में सोचिए जिन्होंने इन बम धमाकों में अपनों को खो दिया, लेकिन इनके असली आरोपियों को आज भी हमारी व्यवस्था सजा नहीं दे पाई। वो कहीं पर इन तमाम खबरों को देखकर शायद मुस्कुरा रहे होंगे, और अगर ये लोग बाइज्जत बरी होते हैं तो इनके 17 सालों का जो इन्होंने जेल में काटा है उसका हिसाब कौन देगा?